हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं वर्णमाला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न निश्चित है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि व्याकरण सब्जेक्ट बताया गया है तो निश्चित है कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम सभी, वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड, हम सभी वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो याद रखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम सभी क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है, यानी कि कंठ से जो बोली जाती है ध्वनियां वो कौन सी ध्वनियां हैं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सी है, उच्चारण करके देख लीजिए। क ख, ये कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां है, यानी कि क वर्ग के जितने भी अंतर्गत आते हैं वो सभी क्या है, कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्त व्यंजन कौन से हैं, यानी कि मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन कौन सी है। ड और ढ, ये क्या है, मूर्धन्त व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन है वो सभी क्या है, मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, इनमें से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अल्पप्राण वर्ण इनमें से कौन सा है फ्रेंड। देखिए, एक होता है अल्पप्राण वर्ण, ठीक है, एक क्या होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। तो देखिए अल्पप्राण में जो वर्ण आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, को, चो, उसके बाद क्या है टो, उसके बाद आपका तो, उसके बाद आपका पो। ये क्या है, आपका अल्पप्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है आपका खो अल्पप्राण वर्ण आएगा, उसके बाद जो है कि छा भी आपका अल्पप्राण में ही आएगा, उसके बाद ड भी आपका अल्पप्राण में ही आएगा, और था और आपका फ, ये क्या है, अल्पप्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसके अलावा जो अल्पप्राण में आ जाएंगे ग, उसके बाद जो है कि फिर आपका जा, उसके बाद आपका आ जाएंगे डा, उसके बाद आ जाएंगे द, उसके बाद ब आ जाएंगे। तो ये सभी क्या है, आपका अल्पप्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसमें क और ग क्या है, अल्पप्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और जितने भी बच गए वो क्या है, आपका महाप्राण वर्ण है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इतना वर्ण को छोड़ के जो भी बच गए वो आपका महाप्राण वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, यानी कि नाक से जो बोली जाने वाली व्यंजन है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी, यहाँ क्या है, नासिकीय व्यंजन है, यानी कि नाक से बोली जाने वाली व्यंजन है। देखिए को के जो लास्ट में आता है क ख ग घ अंघा, अंघा क्या है, ये आपका नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद यहाँ क्या है, आपका नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद न क्या है, आपका नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद मूर्धन न क्या है आपका, ये भी नासिकीय व्यंजन है। और म क्या है, ये भी आपका नासिकीय व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सभी क्या है, आपका नासिकीय व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं फ्रेंड, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, कंठ एवं तालव्य व्यंजन कहते हैं ए और ऐ को। ध्यान रखिएगा, ये दोनों से बोला जाता है, कंठ और तालु से मिला के बोला जाता है ए ऐ। उच्चारण करके देख लीजिए, ए ऐ, यानी कि कंठ का प्रयोग होगा और तालु का प्रयोग होगा इसमें बोलते समय। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है।
तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अयोगवाह वर्ण पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। अयोगवाह वर्ण आपका अंसर और अविसर्ग, ध्यान रखिएगा अंसर और अविसर्ग क्या है, ये आपका अयोगवाह वर्ण है। आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि तालव्य, मूर्धन्य, दंश कौन से व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड। तालव्य, मूर्धन्य, दंश कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसे हम सभी संघर्षीय व्यंजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है फ्रेंड। ख और ग, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ख और ग क्या है, ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। जो आपको बता रहे सिर्फ इसे आप ध्यान रखिएगा, बाकी बात ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है। म, ये क्या है, एक अमानक वर्ण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क ग ज फ ध्वनियां किसकी है। फा में देखिए नीचे तल बिंदु लगा हुआ है, तो इस पे ध्यान रखिएगा आप सभी। क ग ज फ ध्वनियां किसकी है। सभी में तल बिंदु लगा हुआ है, यहां पर भी तल बिंदु है, यहां पर भी तल बिंदु है, यहां पर भी तल बिंदु है। तो ये देखिएगा अरबी फारसी की ध्वनियां है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है फ्रेंड। तो याद रखिएगा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है फ्रेंड वो कितनी है, 52 है। देखिए अगर उच्चारण के स्थान पे बात किया जाए तो 45 वर्ण है उच्चारण के स्थान पे, और लेखन के आधार पर बात किया जाए तो 52 है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर चांस होता है कि यही आपसे पूछा जाएगा, 52 है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उच्चारण के स्थान पर स्वर की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 10 है स्वर की संख्या और 45 व्यंजन की संख्या उच्चारण के स्थान पर। अगर वही लेखन के आधार पर पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 13 है। कभी कभी 11 भी रहता है, तो गौर कीजिएगा जहां पे अनुस्वर और अविसर्ग को छोड़ दिया जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, गौर कीजिएगा आप सभी। क्लियर है, 13 स्वर। और वहीं पर लेखन के आधार पर अगर व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन कितनी है लेखन के आधार पर, कुल 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। ध्यान रखिएगा 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, टोटल 39 हो जाएंगे। और उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों की संख्या 35 होगा। तो ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अक्षा ध्वनियां किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है अक्षा ध्वनियां। ये जो मिलकर बना हुआ है क हलंत धन मूर्धन स से मिलकर बना हुआ है अक्षा, यानी कि संयुक्त होकर बना हुआ है अक्षा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम किसके वर्ण के बाद आता है। तो जैसे कि आपको बताए थे कि अक्षा कैसे लिखा जाता है, क हलंत मूर्धन स, तो ये मिलकर क्या बनता है, अक्षा बनता है। तो सबसे पहले जो आएगा क के बाद अक्षा का स्थान आएगा हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत में। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्ञा वर्ण किसके वर्णों से संयोग से बना है। तो ज्ञा जो बना हुआ है ज हलंत यहां से मिलकर ज्ञा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा, ज हलंत यहां से मिलकर बना है ज्ञा। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अघोष वर्ण कौन सा है। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से अघोष वर्ण क्या है। एक अघोष होता है, एक सघोष वर्ण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, स जो है फ्रेंड ये क्या है, ये एक अघोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। जबकि ये सभी क्या है, सघोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जितने भी हैं ये सघोष वर्ण है और ये क्या है आपका अघोष है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ किस में आता है, क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या बताए थे, क वर्ग जो बोला जाता है वो कर्ण से बोला जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है फ्रेंड। संयुक्त यानी मिलके जो बना हुआ है व्यंजन, इनमें से कौन सा है, ज्ञ। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ज्ञ क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बना है, ज हलंत प्लस यहां से मिलकर क्या बना है आपका, ज्ञ बना है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है फ्रेंड, यानी कि दंत से बोली जाने वाली व्यंजन नहीं है इनमें। तो याद रखिएगा आप सभी, टा दंत से बोली जाने वाली व्यंजन नहीं है, ये मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन है। उच्चारण करके देख लीजिए, टा ध्यान रखिएगा आप सभी, मूर्धा से बोली जाने वाली व्यंजन है, जबकि ता, ना, दा ये सभी दंत से बोली जाने वाली व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आकारात कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्या कहते हैं, आकारात कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अक्षौ वर्ण किसके योग से बना है। तो इससे पहले जो आपको बताए थे कि अक्षौ वर्ण जो बना हुआ है, क हलंत मूर्धन स से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हलंत का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा फ्रेंड स्वर नहीं है। तो यहां क्या है, ये स्वर नहीं बल्कि ये क्या है, व्यंजन है। ध्यान रखिए, जबकि अ, हर्षव और ए ये क्या है, स्वर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, यानी कि ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ट, ठ, ड, ढ, न ये सभी क्या है, ट वर्ग का है, जबकि घ ये क्या है, क वर्ग का है। तो इसमें ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है फ्रेंड वो कितनी है, 35 से। ध्यान रखिएगा आप सभी, और 4 संयुक्त व्यंजन है। और ऑप्शन में जो लिया हुआ है 35 कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, 33 व्यंजन। क्योंकि 2 जो कि व्यंजन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, कौन सा, द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन जो है कि फ्रेंड वो छोड़ दिया गया है। और द्विगु व्यंजन में जो आता है, ये दोनों ड के नीचे जो बिंदु रहता है और ढ के नीचे जो बिंदु रहता है, ये दोनों को छोड़ दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है, 33। तो ध्यान रखिएगा, 35 व्यंजनों की संख्या होती है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको 33 अगर देखने के लिए मिले तो 33 को भी टिक करना है आपको। देखिए 35 ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 33 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में जीभ का जो अगला भाग काम में लाते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या है, जीभ का जो पिछला भाग होता है उसको जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का जो पिछला भाग होता है अगर उसको काम में लाएंगे तो वो क्या होगा, पश्च स्वर होगा। तो इसमें जो आ जाएंगे आपका अ, ये क्या है, पश्च स्वर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अयुग्वा है। तो अयुग्वा वर्ण के बारे में आपको क्या बताए थे, विसर्ग। ये क्या है आपका, अयुग्वा वर्ण है आपका। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लीजिए, 6 ध्वनियां का उच्चारण स्थान है। तो छ जो बोला जाता है तालवे से बोला जाता है, यानी कि तालु से बोला जाता है छ का। ध्यान रखिएगा आप सभी, च, छ ये क्या है आपका, तालु से बोली जाने वाली व्यंजन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है फ्रेंड। अक्ष, त्रा और ज्ञा यह क्या है आपका, संयुक्त व्यंजन है, जबकि मूर्धन्य स जो है फ्रेंड ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तालव्य व्यंजन है, यानी कि तालु से बोली जाने वाले व्यंजन है। च, छ, ज, झ, यानी कि च वर्ग के अंतर्गत भी जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी क्या है,
तालु से बोली जाने वाली व्यंजन है, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लेते हैं, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है फ्रेंड? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला है अनुनासिक का संबंध जो होता है वो किससे है? तो नाक और मुंह से है अनुनासिक का संबंध। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लीजिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंच माक्षर व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। पंच माक्षर व्यंजन जो फ्रेंड वे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आगे देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 11 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऐसे तो 10 का उच्चारण होता है पर इसमें री का भी प्रयोग किया गया है, तो ये 11 हो जाएंगे, जो कि भारत सरकार इसको मान्यता दिया है कुल 11 स्वर को। और इसमें अनुस्वर और अविसर को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो कुल 13 होता है। तो क्या बताए थे आपको? 13 या तो 11 या तो 10 ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे 13 नहीं 10 दिया हुआ है, तो 11 दिया हुआ है, तो 11 पे हम सभी क्या करेंगे? टिक करेंगे। आगे है कंठयोष्टीय ध्वनि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे और जो है फ्रेंड इसका जो उच्चारण करते हैं कंठ और ओठ से मिलाकर बोलते हैं हम सभी। उच्चारण करके देख लीजिए और। आगे है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम जो है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। पहले ध्वनि बोली जाएगी, उसके बाद उससे शब्द बनेगा, तब पद बनेगा, तब क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले जो उच्चारण करेंगे वो ध्वनि का, ध्वनि बाहर निकालेंगे, उससे क्या होगा? शब्द बनेगा, यानी कि शब्द बोलेंगे। उसके बाद इसका पद बनेगा, तब वाक्य बनेगा पूरा। अगला है पर्यतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां हैं? तो याद रखिएगा आपसे भी पश्चिम वर्ग ध्वनियां हैं पर्यतन के आधार पर ला। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना है, इस प्रकार से हम सभी वर्णमाला को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। जो भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया गया है। अगर यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।